हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैब मास्टर बाय नीरज महाजन। स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक दैट इज द केमिकल काइनेटिक्स। अब काइनेटिक्स कई स्टूडेंट जो बोलते हैं जी हमें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो बच्चे अगर हम थोड़ी सी थ्योरी उसकी अच्छी तरह से कर लेते हैं तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, क्योंकि थ्योरी आ जाएगी तो हम अच्छी तरह से आसानी से अपनी जो है कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो हम इजिली जो है हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस केमिकल काइनेटिक्स। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि काइनेटिक्स क्या होती है। काइनेटिक्स दैट इज रिलेटेड टू द काइनेमेटिक्स। अब काइनेटिक एनर्जी हमने लोअर क्लासेस में पढ़ी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी ड्यू टू द मूवमेंट हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने क्या पढ़ना है? केमिकल काइनेटिक्स दैट इज द काइनेटिक्स ऑफ योर केमिकल रिएक्शंस। हमारी केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनकी काइनेटिक्स हम स्टडी करते हैं। तो रिएक्शंस जो है वो काफी तरह के होते हैं। स्लो रिएक्शंस होते हैं, फास्ट रिएक्शंस होते हैं, तो कुछ रिएक्शंस मॉडरेट होते हैं। तो हमने यहाँ पर अपने रिएक्शंस की स्पीड चेक करनी है। काइनेमेटिक्स काइनेटिक्स चेक करनी है। काइनेटिक्स मीन्स रेट, हमारा जो रिएक्शन है वो किस स्पीड से चल रहा है। अब हम बोलते हैं कि हमारे पास जो रिएक्शंस है वो डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं। कुछ रिएक्शंस बहुत स्लो होते हैं। लाइक अगर आप बात करते हो आपकी रस्टिंग ऑफ आयरन, तो अगर आपकी किसी चीज को जंग लगता है, रस्टिंग मीन जंग लगना, तो क्या वो जंग एक दिन रखा, उसको आपने एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में रखा तो क्या अगले दिन उसको जंग लग जाएगा? इट विल टेक 5 to 6 months। तो क्या इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए रेट निकालना पॉसिबल है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। कुछ रिएक्शंस हमारे पास, कुछ आयनिक रिएक्शंस होते हैं। आयनिक रिएक्शंस आर ऑलवेज वेरी फास्ट बिकॉज आयंस की मूवमेंट बहुत फास्ट रहती है। तो जस्ट ब्लिंकिंग, उसी में आपका रिएक्शन हो गया। सो इट्स नॉट इजी टू कैलकुलेट द रेट ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आल्सो। तो हमारे रेट्स मेनली किस तरह के रिएक्शंस के लिए होते हैं? जो ना तो ज्यादा स्लो हो ना ज्यादा फास्ट हो, मॉडरेट टाइप के रिएक्शंस के लिए। सब हमारे पास जो टर्म आती है दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। हमने अपने जो रिएक्शंस हैं उनका रेट कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट चीज जो हमारे पास आती है दैट इज द रेट, रेट ऑफ रिएक्शन। ये आपकी डेफिनेशन भी आ जाती है, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। आपकी इस पूरी वीडियो में जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम सारे के सारे आपके वीवाईक्यूज में से हैं। ठीक है, आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन चेक करते हो तो सभी में ये कोई ना कोई क्वेश्चन आपको किसी ना किसी फॉर्म में आया हुआ है। तो बहुत अच्छी तरह से इस वीडियो को देखना है और सारे क्वेश्चन आपके टिप्स पर होने चाहिए। क्लियर? सो व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? आप जब एक रिएक्शन स्टार्ट करते हो तो क्या होता है? सबसे पहले आपके पास रिएक्टेंट होते हैं, उस टाइम आपके पास प्रोडक्ट तो नहीं होते हैं। तो क्या होता है, आपने रिएक्शन स्टार्ट किया, रिएक्शन होता जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनने शुरू हो गए। लेकिन आप चेक कर रहे हो कि आपकी जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। तो इसी से हमारा रेट निकलता है। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? रेट क्या हो जाएगा आपका? इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम। अब हमने क्या बोला है कि जैसे हमारा रिएक्शन होता है उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। तो अगर सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है, आर गिव राइज टू पी। आर मेरा रिएक्टेंट, पी मेरा प्रोडक्ट। अब मैं अपने रेट को इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट में एक्सप्रेस कर रही हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी? माइनस डी आर दैट इज अ चेंज इन कंसंट्रेशन विद डी टी। इसको आप डेल्टा टी भी लिख सकते हो। ठीक है, डेल्टा से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, और अगर इसको मैं प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करती हूँ तो मैं ये नेगेटिव का साइन नहीं लगाऊंगी। क्यों नहीं लगाया है? बिकॉज प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम, सॉरी डिक्रीज, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम। और यहां पर आप क्या लिखोगे? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम। तो ये रहा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। और आपको इसका 1 मार्क में क्वेश्चंस आते हैं, आपको कोई ना कोई रिएक्शन दिया होगा, उनकी आपको रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन भी दे रखी होगी, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन भी दे रखी होगी। तो आपको पूछा जाएगा, ये क्वेश्चंस आप नोट करते जाइए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आने हैं। आपको पूछा जाएगा कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। तो आपने जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसके आगे माइनस का साइन लगाना है, उसको टाइम के साथ डिवाइड कर दो। और अगर आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के उसमें पूछा गया है तो आपने उसमें माइनस का साइन नहीं लगाना है, तो आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखकर उसका कैलकुलेट कर सकते हो। अब हमारा जो रेट है वो क्या आ गया? दैट इज, हम सिंपली वी कैन राइट
कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? मोल पर लीटर। टाइम क्या होता है आपका? सेकंड। तो आपके रेट की जो यूनिट्स हैं वो क्या आ गए? मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। क्लियर? सपोज मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, मैं एक रिएक्शन ले रही हूँ जिसमें आपके स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी हैं। इट गिव राइज टू स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होते हैं? जब आप इक्वेशन बैलेंस करते हो, कुछ न्यूमरल्स आप यूज करते हो बैलेंसिंग के लिए, दीज आर कॉल्ड स्टोकियोमेट्रिक। अब मुझे इसका रेट निकालना है। अब ये मेरे क्या हो गए? रिएक्टेंट्स, और ये मेरे क्या हो गए? प्रोडक्ट। नाउ रेट इज इक्वल टू माइनस जो आपके स्टोकियोमेट्रिक है, इट विल बिकम्स 1 बाय जो भी आपका रहेगा। सपोज यहाँ पे 2, 4, 6 कुछ भी रहेगा नंबर, वो नीचे आ जाएगा, 1 बाय आ जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है जब भी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। देन अगेन बाकी सारी चीजें आपकी सेम रहेंगी। डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस बी कोई भी नंबर रहेगा आपका, डी बी अपॉन डी टी। देन प्रोडक्ट की उसमें आपका माइनस का साइन नहीं लगेगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। डी टी इज इक्वल टू 1 बाई डी अपॉन डी टी। तो इस तरह से आप जो है किसी भी रिएक्शन का रेट एक्सप्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास एक चीज आती है, दैट इज अ रेट लॉ। ये छोटी छोटी हमारी डेफिनेशंस हैं जिनसे रिलेटेड 1 मार्क के आपके क्वेश्चन आते हैं। अब रेट लॉ आपका क्या कहता है? द रेट ऑफ रिएक्शन is directly related to the molar concentration of reactant। ठीक है, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट्स नहीं लिए, रिएक्टेंट लिए हैं। सपोज आपके पास एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव राइज टू C। तो इसको अगर मैंने रेट लॉ की फॉर्म में इसका मैंने रेट एक्सप्रेस करना है, तो इसका रेट क्या आ जाएगा? अब इसको सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे मैंने एक्सप्रेस करना है, तो इसका जो रेट है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मेरे रिएक्टेंट्स क्या है? ए और बी है, और ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करती है? मोलर कंसंट्रेशन। ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रही है? आपकी मोलर कंसंट्रेशन। तो ये चीजें आपने याद रखनी है जब आप रेट लॉ कैलकुलेट करोगे। और अगर आपके पास अगेन कोई स्टोकियोमेट्रिक आ गया, ठीक है, रेट लॉ, उसको आपने कैसे एक्सप्रेस करना है? उस केस में आपने क्या करना है? जो भी आपके स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होंगे वो पावर बन जाएंगे। ठीक है, लाइक मेरे पास कोई भी रिएक्शन है, ए ए प्लस बी बी गिव राइज टू प्रोडक्ट। अब उसका मैंने रेट डिटरमिन करना है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर A, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर B। ये मोलर कंसंट्रेशन है, जो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट थे वो हमने उसकी पावर्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब नाउ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू 1, कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू 1, तो आपका जो रेट है, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाती हूँ, तो रेट जो है इसका कुछ इस तरह से हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। और जब आपके रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाती है, ठीक है, ये 1 का मतलब यूनिटी, देन योर आर रेट बिकम्स इक्वल टू के। तो व्हाट इज के? के इज सेड टू बी द रेट कांस्टेंट। और हमारे 2025 में रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन आई थी। व्हाट इज रेट कांस्टेंट? यहाँ से हमारी डेफिनेशन निकली, इट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बिकम्स यूनिटी। क्लियर? तो हमारा जो के है ये हमें क्या बताता है? के की यूनिट है। अब इस रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जब यूनिटी है, 0 है, तो हमारी के की इसमें यूनिट नहीं रहेंगी। अब जो के है ये हमें क्या बताता है? के की सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ के, मोर इज द वैल्यू ऑफ के। आपको कई बार न्यूमेरिकल दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि क्या ये रिएक्शन फास्ट था या ये था। तो मोर इज द वैल्यू ऑफ के, मोर फास्ट विल बी द रिएक्शन, मोर फास्ट will be the reaction। सेकेंड हमें क्या बताता है? at particular temperature the value of K remain constant, at particular temperature K remain constant, then each reaction has fixed value of K। fixed value of K तब तक जब तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो वैल्यू ऑफ K जो है वो भी चेंज हो जाएगी।
नेक्स्ट हमें क्या बताता है, जो K है इट इज इंडिपेंडेंट, K इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वो तो हमें नजर आ ही रहा है, आर जो K के बराबर है जब हमारा A और B दोनों है यूनिटी है। तो हर एक रिएक्शन की K की वैल्यू फिक्स होती है, अगर डिफरेंट रिएक्शंस होंगे तो उनकी K की वैल्यू भी डिफरेंट रहेगी। तो ये थे हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ K। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अभी हम आ जाते हैं अपने रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन? देयर आर 5 और 6 फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं? फर्स्ट इज अ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। आप किसी चीज को बर्न कर रहे हो, बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, अगर आप उसको कम ऑक्सीजन देते हो वो स्लो बर्न होगी, अगर आप उसको ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करोगे तो वो जल्दी से बर्न हो जाएगी। ठीक है। सेकेंड इज सरफेस एरिया। Surface area is directly proportional to rate of reaction. More is the surface area, more will be the rate of reaction. अगर आपके पास आप एक वाटर में आइस क्यूब डाल दिया है, शुगर क्यूब डाल दिया है, डिसॉल्व कर इट विल टेक टाइम। अगर आपने उसी की जगह पाउडर्ड शुगर यूज कर लिया तो ये जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी, तो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा उसका। थर्ड इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट फास्ट हो जाएगी, उतने ज्यादा कोलिजन्स होंगे और उतना जल्दी ही आपका रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज कैटालिस्ट। कैटालिस्ट हमें पता है कैटालिस्ट क्या करता है, इट स्पीड अप द रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन। सो कैटालिस्ट डालने से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज नेचर। नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सपोज मैं NO2 और CO2, मेरे पास दो गैसेज हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है और एक पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, मैं इन दोनों की कंबशन कर रही हूँ। मैंने देखा एक का रिएक्शन फास्ट है और एक का रिएक्शन स्लो है। क्यों स्लो है, क्यों फास्ट है? बिकॉज एक में मैंने नाइट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन लिया है, एक में मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ली हुई है। तो हर रिएक्शन की जो रिएक्टेंट है उसकी नेचर अलग अलग है, तो मेरे दोनों रिएक्शन जो है वो डिफरेंट स्पीड से होंगे, एक फास्ट और एक स्लो। नेक्स्ट इज रेडिएशंस। रेडिएशंस का एक्सपोजर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा बढ़ा देता है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट में आपने क्या देना है, डिफरेंट रिएक्टेंट्स हैव डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शंस। रेडिएशन, सपोज आप हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को कंबाइन कर रहे हो, आपने देखा HCl बन ही नहीं रहा। HCl गैस क्यों नहीं बन रही है? आपने रूम टेम्परेचर पे उसको रिएक्शन करे जा रहे हो, फिर आपने जब उसको सनलाइट की एक्सपोजर में कर दिया, थोड़ा सा एक्सपोजर दे दिया, विजिबल रेडिएशन पास करवा दिया, आपने देखा रिएक्शन विद इन सेकेंड में हो गया। So this is the effect of radiation. So these are the 6 factors which are affecting rate of reaction. Now आपके पास इस बार भी आपका क्वेश्चन आया था, what is the difference between the rate of reaction and rate constant? अब हमने rate of reaction भी पढ़ लिया है, हमने rate constant भी पढ़ लिया है। rate of reaction क्या होता है? It is the change in concentration within given time. It if it is expressed in terms of reactant or product, with reactant it is decreased with time and product with increase in time. Rate constant क्या है? It is the rate of reaction when the molar concentrations of each reactant becomes unity. Rate of reaction की units होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, K की कोई यूनिट नहीं होती, it depends upon the order, otherwise K की कोई यूनिट नहीं होती। So these are the two differences. Very important question. नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगेन बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? अब ऑर्डर को आप कैसे एक्सप्रेस करते हो? इट इज द सम ऑफ द पावर्स, इट इज सम ऑफ द पावर्स टू विच concentration terms to which concentration terms are raised in rate law. तो ये आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ऑर्डर। हम जैसे हमने रेट लॉ में किया था, जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो ऊपर चले गए थे, पावर्स बन गई थी। तो जब भी आपने किसी भी रिएक्टेंट का ऑर्डर निकालना है, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है, उन पावर्स को ऐड कर दो। तो इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल n। क्लियर?
तो जो ऑर्डर है इसकी टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, जीरो हो सकता है और फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। तो हम बारी बारी से इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर का मतलब व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन, जो आपका रिएक्शन का रेट है, व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इट इज इंडिपेंडेंट, इसको कोई असर नहीं होता इसके पास रिएक्टेंट है या नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट। इसके लिए हम एग्जांपल क्या देते हैं, सपोज हमारे पास मेटल थी, ठीक है, हमारे पास पैलेडियम मेटल है, हम उसके ऊपर हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो हमने क्या किया है, हमने जो उसको एब्जॉर्ब करवाया है, तो हम देख रहे हैं कि हमारा रिएक्शन फास्ट चल रहा है। उसके बाद हमने क्या करा, उसमें अपनी जो है रिएक्टेंट को वहां से निकाल लिया। निकालने के बाद हमें देखना चाहिए, ये होना चाहिए था कि रिएक्शन खत्म हो गया, क्योंकि रिएक्शन नहीं रहा तो रिएक्शन जो रेट होगा इट शुड बी स्टॉप। बट हम क्या चेक करें कि हमारा रिएक्शन होता ही जा रहा है, हम रिएक्टेंट सप्लाई नहीं कर रहे हैं लेकिन हमारा रिएक्शन होता जा रहा है। सो इन दैट केस योर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसी के लिए इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, आर जो है इट इज इंडिपेंडेंट, ये जीरो कर दिया मैंने, जीरो का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द concentration of reactant. Next is first order reaction. When the rate of reaction is directly related to the 1 power of the concentration of reactant. ये इसकी definition आएगी। First order reaction. First order when the rate of reaction is directly related to the 1 power of the concentration of your reactant. Suppose मेरे पास example है decomposition of hydrogen peroxide. तो अगर मुझे इसका रेट एक्सप्रेस करना है तो मैं इसका रेट कैसे एक्सप्रेस करूंगी, रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, अब इसके आगे कोई स्टोइकोमेट्रिक नहीं है, एक ही है, तो इट इज 1 पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट। तो इसलिए इसमें n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1, तो इसलिए इसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा 1। ठीक है, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब r इज इक्वल, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को अगर आप हटाते हो तो ये आता k, यहां से हमने k की यूनिट्स निकालनी है। व्हाट विल द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ये आपको एग्जाम में आना ही आना है बेटा क्वेश्चन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए। आपको ऑर्डर दिया होगा, आपने यूनिट्स कुछ निकालनी होंगी, तो एक बार हमें यूनिट्स दी होती है और आपको ऑर्डर बताना होता है। चलिए इसकी यूनिट्स हम निकालते हैं। रेट, रेट की यूनिट क्या है हमारी, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इज इक्वल टू के, और ये आपका रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की यूनिट्स क्या होती हैं आपकी, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, अब कंसंट्रेशन दैट इज मोल लीटर इनवर्स, टाइम क्या है आपका सेकेंड इनवर्स, इस तरह से लिख दिया हमने के मोल लीटर इनवर्स। अब यहां से मैंने के निकालना है, के क्या है, रेट अपॉन कंसंट्रेशन, ये मेरा रेट है दैट इज मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और कंसंट्रेशन क्या है मोल लीटर इनवर्स। तो अब यहाँ पर देखिए सब कुछ कट गया, तो ये क्या आ गया आपकी सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारी ऑर्डर जो है उसकी फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट्स क्या आ रही है आपके रेट कांस्टेंट की, के की यूनिट्स क्या है पर सेकेंड, आपको हर हाल में यूनिट्स आनी चाहिए। क्लियर, लेट्स कम टू द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब सेकेंड ऑर्डर के लिए सपोज मेरे पास एग्जाम्पल है सेकेंड ऑर्डर का, मैं ये एग्जाम्पल ले रही हूं। ठीक, रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, एन की वैल्यू मेरी यहाँ पर 2 आ गई है। अब मैं यहाँ पर यूनिट्स निकालूंगी, रेट इज इक्वल टू के, अब मेरे पास 2 पावर्स हैं कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेशन का स्क्वायर कर देना है मैंने। रेट है मेरा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू के, और कंसंट्रेशन क्या आ गई मेरी मोल स्क्वायर, ये हमने यहाँ पर लिखी थी लीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप के निकालिए, तो के की आपकी क्या आ जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स मोल लीटर स्क्वायर, मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर।
तो यहाँ पर आप देखिए आपकी यूनिट्स क्या आती है। सेकंड ऑर्डर के लिए हमारी यूनिट्स क्या आ जाएंगी, मोल, इनवर्स, लीटर, second inverse. Clear? So these are the units for second order reaction. Now let's come to the third order reaction. Third order reaction में क्या होगा, when the rate of reaction is directly related to the three powers of the concentration of reactant. Third order, when the rate of reaction is directly related to the three powers of the concentration of reactant. Suppose इसके लिए मेरे पास example है 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, आई विल गेट 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए इसकी हम K की वैल्यू निकालते हैं। रेट इज इक्वल टू K NO रेज टू पावर 2 O2 रेज टू पावर 1। N की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। चलिए रेट निकालते हैं। रेट मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, और यहाँ पर क्या है आपका 3 पावर्स हैं। ठीक है, अब 3 पावर्स को देखिए, ये हमारी कंसंट्रेशन थी मोल, मोल पर लीटर। ठीक है, मोल ये आ गया आपका। तो यहां से आप K निकालिए, तो K क्या आ जाएगा आपका, मोल सेकेंड इनवर्स। सो दीज आर द यूनिट्स फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट कम्स टू द फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। ये भी एक होते हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। ये हमने थ्योरेटिकली इसका डिटरमिन करा है। इसका जो आपने एग्जाम्पल देना है, इसके हमारे पास ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है। 2 एग्जाम्पल है जो आपने हर हाल में आपको टिप्स पर होने चाहिए। हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, एंड सेकेंड एग्जाम्पल आपने देना है हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर और सुक्रोज। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, तो इनका अगर आप सुक्रोज लाइक C12H22O11, ये आपका सुक्रोज है। इसकी आपने हाइड्रोलिसिस करी है अंडर एसिडिक कंडीशंस, यू गेट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। क्लियर? और जब हमने इसका रेट डिटरमिन करा, हमने क्या देखा, रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द 3/2 पावर्स। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3/2, दैट इज 1.5। अब ऐसा क्यों हुआ, नहीं ये है आपके, ये इसकी 3/2 नहीं आएगी। ये जो आपके रिएक्शन है, आई एम डिस्कसिंग सीडो ऑर्डर रिएक्शन, सीडो ऑर्डर रिएक्शन। अब सीडो ऑर्डर रिएक्शन में क्या है, सीडो का मतलब होता है फॉल्स। कई बार आप कोई रिएक्शन देखते हो, अब अगर इसमें मुझे अपना ऑर्डर निकालना, मुझे क्या आएगा, एक रिएक्टेंट ये, एक रिएक्टेंट ये, तो n की वैल्यू 2, इट शुड बी अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, बट इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कर रही हूँ, और हाइड्रोलिसिस में जो वाटर है इट इज टेकन इन वेरी वेरी लार्ज अमाउंट, सो इट्स कंसंट्रेशन इज नेग्लेक्टेड। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज नेग्लेक्टेड। तो ये आपका जो रिएक्शन है, इट इज नॉट ऑफ सेकंड ऑर्डर, इट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और सीडो ऑर्डर के 2 एग्जांपल हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। तो एमसीक्यूज में आपको इन दोनों से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। नाउ आई वाज डिस्कसिंग फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन क्या है, डीकंपोजिशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। फ्रैक्शनल ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर, और इसका आपका एग्जांपल है डीकंपोजिशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, जिसको हम इथेनॉल भी बोलते हैं। क्लियर? तो डीकंपोजिशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, और इसका अगर आप रेट डिटरमिन करते हो, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू 3/2 powers of this acetaldehyde. So rate is equal to K, concentration of acetaldehyde, n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके इसमें, आपका जो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है, n is equal to 3/2 is equal to 1.5. So this is all about order of reaction: zero order, first order, second order, third order, and fractional order reaction. And next was the pseudo order reaction. Very important. आपको ऑर्डर दिया होगा, यूनिट्स पूछी जाएंगी, यूनिट्स दी होंगी, आपसे ऑर्डर पूछा जाएगा।
देन सीड ऑर्डर रिएक्शन क्या है, क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, दैट इज एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आप चैप्टर में काफी बार पढ़ते हो, कहीं एलिमेंट्री लिखा होता है, कहीं कॉम्प्लेक्स लिखा होता है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, उसको आप क्या बोलते हो, एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, complex reaction, the reaction which takes place in more than one step, दो तीन कुछ भी हो सकते हैं, more than one steps, clear। तो ये थे हमारे एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आती है मोलिकुलैरिटी। आपको चैप्टर पढ़ के लग रहा होगा ना कि जितना हम सोचते थे कि चैप्टर मुश्किल है, इतना मुश्किल तो नहीं है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो करते जाते हैं, सारी टर्म्स बहुत इजीली हमें लर्न हो जाएंगी। Now next is molecularity. Molecularity meaning क्या है? It is the number of molecules participating or taking part in a reaction. आप एक रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स पार्ट ले रहे हैं। मोलिकुलरिटी क्या हो सकती है, कैसे आपने ऑर्डर करा है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है, मोलिकुलरिटी यूनिमोलिकुलर, सेकेंड बाइमोलिकुलर, थर्ड ट्राइमोलिकुलर। जब आपके रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, लाइक मैंने ये रिएक्शन लिखा है, इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी क्या हो गई, 1। अगर दो कर रहे हैं मेरे रिएक्शन में, लाइक H2 प्लस O2 गिव राइज टू वाटर, दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन क्या हो गया मेरा, बाइमोलिकुलर। अगर मेरे रिएक्शन में 3 रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा मेरा, ट्राइमोलिकुलर। नाउ क्वेश्चन इज, आपको क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है, मोलिकुलरिटी नेवर एक्सीड 3, यूनि बाई ट्राई हमने पढ़ा है, मोलिकुलरिटी नेवर एक्सीड 3। मैंने इसकी डेफिनेशन में क्या बोला है, इट्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। तो बच्चे जब आप इक्वेशन बैलेंस करते हो, तो आप देखते हो कई बार हम बहुत सारे नंबर्स के आगे हमें लिखने पड़ते हैं, तो कहीं जाके इक्वेशन बैलेंस होती है। तो इस तरह से तो मोलिकुलरिटी कई बार 20-25 तक पहुंच जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है, मोलिकुलरिटी नेवर एक्सीड 3। जब भी एक रिएक्शन होता है, तो ये आपका एक रिएक्शन हो रहा है, ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, ये आपके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये आपकी एनर्जी है इस तरफ, और इस तरफ हम अपनी प्रोग्रेस दिखा रहे हैं अपने रिएक्शन की। आपका रिएक्शन कब होता है, आपने रिएक्शन दिया, स्टार्ट कर दिया, आपके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, दे स्टार्ट अंडरगोइंग कोलिजन, वो आपस में कोलिजन करते हैं, कोलिजन करते करते और सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं। लेकिन रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में कब चेंज होंगे, जब वो एक स्टेबल इस जगह तक पहुंचेंगे, इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट तभी आती है जब उनके जो कोलिजन्स हैं वो इफेक्टिव होते हैं। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोलाइड करते जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स के कोलिजन्स यहाँ तक पहुंचेंगे, वही मॉलिक्यूल्स यहाँ तक पहुंचेंगे जिनके कोलिजन्स इफेक्टिव हैं। उनको इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी वो जाके प्रोडक्ट में चेंज होंगे। तो आपके पास रिएक्शन पे चाहे जितने मर्जी मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं हो सकते, बिकॉज मोर देन 3 डजंट शो इफेक्टिव कोलिजन्स। सो मोलिकुलरिटी नेवर एक्सीड 3। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में डिफरेंस क्या है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑर्डर क्या होता है, इट इज द सम ऑफ द पावर्स टू व्हिच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन रेट लॉ। मोलिकुलरिटी क्या कहती है, इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। फर्स्ट डिफरेंस हो गया। ऑर्डर इट कैन बी 0, 1, 2, 3 और फ्रैक्शनल। मोलिकुलरिटी कैन नेवर बी 0, किसी भी मॉलिक्यूल के बिना क्या कोई रिएक्शन हो सकता है, कोई मिनिमम 1-2 तो पार्टिसिपेट करने पड़ेंगे ना। ऑर्डर तो 0 हो सकता है, मोलिकुलरिटी 0 नहीं होती। मोलिकुलरिटी फ्रैक्शनल भी नहीं होती है। ऑर्डर की यूनिट्स होती है, मोलिकुलरिटी की कोई यूनिट्स नहीं होती। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। नेक्स्ट वे टू डिस्कस, अब हमने बात करी है कि इफेक्टिव कोलिजन्स की, तो इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए भी हमारे पास एक कोलिजन थ्योरी आती है। अब कोलिजन थ्योरी हमें क्या कहती है, ठीक है, दैट आई विल डिस्कस लेटर ऑन। चलिए इससे पहले हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास आती है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन
इंटेग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर आपके सिलेबस में जो है, एंड फॉर जीरो ऑर्डर। बेटा इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल आने ही आने, किसी ना किसी सेट में ये न्यूमेरिकल 100% आते ही हैं। तो आपको इसका एक्सप्रेशन हर हाल में लर्न करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर का जो हमारा एक्सप्रेशन है दैट इज k इज इक्वल टू 2.303 t log r नोट अपॉन r। टी टाइम, के आपका रेट कांस्टेंट, आर नोड आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन, आर है फाइनल कंसंट्रेशन। सिंपल सा फॉर्मूला है, क्लियर। तो ये आपने अप्लाई करना है, तो इससे आपका जो है इजिली आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। जीरो ऑर्डर के लिए हमारा एक्सप्रेशन क्या है, k इज इक्वल टू आर नोड माइनस आर अपॉन टी। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट आपने जो एक्सप्रेशन लर्न करने हैं दैट इज हाफ लाइफ पीरियड। अब सबसे पहले तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, इट इज अ टाइम ड्यूरिंग विच द कंसंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट रिमेन्स टू हाफ। concentration of reactant becomes half. The time during which concentration of reactant becomes half, उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड, और इसको हम टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टी हाफ, इसका भी आपको जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन लर्न होना चाहिए। इसके भी आपके न्यूमेरिकल आते हैं, तो ये हम एक्सप्रेशन लर्न करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर का आपका जो एक्सप्रेशन है इट इज 0.693 अपॉन के, और जो आपका जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है उसके लिए आपका जो हाफ लाइफ होता है इट इज इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2k. So this is for first, this is for zero order. Now what is the difference between half life for first and zero order reaction? In first order reaction हमें एक्सप्रेशन से पता चल रहा है ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जबकि जीरो वाली जो है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस कोलिजन थ्योरी। अब कोलिजन नाम से ही क्लियर है, कोलिजन का मतलब मॉलिक्यूल्स का आपस में स्ट्राइक करना। जब वो आपस में स्ट्राइक करेंगे तो आप कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि एक रिएक्शन तभी पॉसिबल होगा जब उसके मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन शो करेंगे। सेकंड, उनकी जो मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर रहेगी। दो फैक्टर्स के ऊपर हमारा जो एक रेट ऑफ रिएक्शन है, हमारा रिएक्शन फास्ट होगा, स्लो होगा, होगा या नहीं होगा, वो सारा कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो इफेक्टिव कोलिजन के ऊपर, दूसरा ओरिएंटेशन। अब कोलिजन थ्योरी हमें ये बताती है कि जब आपका एक रिएक्शन होता है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड भी करेंगे, लेकिन सभी मॉलिक्यूल्स के कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते हैं। ओनली सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर इफेक्टिव which helps in the completion of reaction. Only certain fraction of molecules. Clear? Second हमें क्या बताता है, orientation. तो orientation अगर proper होगी, suppose मेरे पास मैं रिएक्शन कर रही हूँ NO2 और साथ में मैं मिक्स कर रही हूँ अगेन NO2 प्लस NO2 क्या बनाएगा मिलकर, N2O4 बनाएगा ना। अगर तो मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया, ठीक है, ये मेरा नाइट्रोजन है, आई विल गेट N2O4, मेरा रिएक्शन हो जाएगा। सेकेंड केस में क्या हुआ, इनकी ओरिएंटेशन में चेंज आ गया, नाउ दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। क्यों, बिकॉज बॉन्डिंग तो N और N के बीच में होनी है, अब यहाँ पर O आ गया है, सो रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। सो इट मींस ओरिएंटेशन विल प्ले अ की रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। सो हमारी कोलिजन जो थ्योरी है वो क्या कहती है, इट डिपेंड्स अपॉन जो हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन थ्योरी है उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, Z इंटू स्मॉल f। और व्हाट इज Z, Z क्या है हमारा, इफ नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, और f क्या है, Z क्या बताता है, इफेक्टिव कोलिजन्स, और f क्या बताता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स
fraction of molecules showing effective collisions, showing effective collisions. तो ये है हमारी collision theory. क्लियर? जो आपके रिएक्शन है उसमें सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स जो है रिएक्शन के लिए प्रोग्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है विच आर शोइंग इफेक्टिव कोलिजन्स. एंड सेकंड ओरिएंटेशन फैक्टर. सो आर जो है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द जेड इनटू एफ. जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इफेक्टिव कोलिजन्स. और एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो इसी से अब हम जब इफेक्टिव कोलिजन की बात करते हैं तो हमारे रिएक्टेंट के पास दो तरह की एनर्जी आती है. फर्स्ट इज एक्टिवेशन एनर्जी, सेकंड इज थ्रेशोल्ड एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? इट इज द एक्स्ट्रा एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट, गिवन टू द रिएक्टेंट फॉर द प्रोग्रेस, ताकि वो प्रोडक्ट में चेंज हो सके. और जो आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? इट इज अ इनबिल्ट एनर्जी, इनर एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट. हर रिएक्टेंट के अंदर अपनी कुछ एनर्जी होती है, दैट इज सेड टू बी द थ्रेशोल्ड एनर्जी. तो ये दोनों टर्म्स हमारे क्या किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो सकती है? आंसर इज नो. अब रिएक्शन की बात करें, मैंने बोला किसी रिएक्शन की, रिएक्शन में वो रिएक्शन हो गया, तो अगर उस रिएक्शन वो हो गया तो एक्टिवेशन एनर्जी के बिना तो हो नहीं सकता. सो एक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी जीरो नहीं हो सकती. नेक्स्ट विल डिस्कस आर्हेनियस इक्वेशन. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें से आपका 3 नंबर का न्यूमेरिकल आना है. एमसीक्यूज में इसका एक्सप्रेशन पूछा जाता है, इसकी डेरिवेशन हमारे में नहीं है, तो हमने बहुत ये हमारा आर्हेनियस इक्वेशन. ठीक, तो हमें इसका एक्सप्रेशन पता होना चाहिए. k इज इक्वल टू a e माइनस ई ए अपॉन आर टी. और अगर मैं इसका लॉग लेती हूँ, log k इज इक्वल टू log a देन log ई ए माइनस ई ए अपॉन आर टी. इसको आप सीधा भी ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, log a ई ए माइनस ई अपॉन आर टी. अब इसमें ये सारी टर्म्स क्या है? log k, a एंड ई ए, इनको हम क्या बोलते हैं? आर्हेनियस पैरामीटर्स. इनको हम बोलते हैं आर्हेनियस पैरामीटर्स. आर आपका गैस कांस्टेंट, टी आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टी जो है वो दैट रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर. अब जो ए है ये हमें क्या बताता है? कितने सक्सेसफुली कोलिजन्स हुए हैं. ए आपको क्या बता रहा है? हाउ मेनी सक्सेसफुली कोलिजन्स टेक्स प्लेस. ठीक है, व्हाट इज ए? ए टेल्स अस हाउ मेनी सक्सेसफुल कोलिजन्स अकरिंग, हाउ मेनी successful collisions takes place. So this is the meaning of each term which is used in Arrhenius equation. अब Arrhenius equation हमने एक्सप्रेशन क्या लिखा? K. K क्या है? आपका रेट कांस्टेंट. अब Arrhenius equation क्या बता रही है हमें? What is Arrhenius equation? It tells us the relationship between the rate constant and temperature. K and T. Relationship between rate constant, relationship between rate constant and temperature. So this is very important expression. ये जो आपका एक्सप्रेशन है. अब न्यूमेरिकल पर्पस के लिए आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है? अब आप सपोज आप दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर रिएक्शन कर रहे हो, उसके लिए आपका जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा? log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2. तो ये आपका एक्सप्रेशन है आर्हेनियस इक्वेशन का. वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल 3 मार्क्स में आना ही आना है. 3 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसका एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए, इसका मीनिंग आपको हर एक चीज का पता होना चाहिए. और ये हमारी जो डेफिनेशन है ये हमें क्या बता रही है? रिलेशनशिप बिटवीन द रेट कांस्टेंट एंड
टेम्परेचर, और ये हमारा एक्सप्रेशन जो आपके न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एंड हाउ द रिएक्शन जो है हाउ इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। हमने पढ़ा है व्हेन यू, हमने फैक्टर्स में भी पढ़ा है टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेट ऑफ रिएक्शन। व्हेन यू इंक्रीजेस जस्ट 10 डिग्री टेम्परेचर, हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल, इट बिकम्स डबल। ये हमने नोटिस करा है, ये था, ठीक है। मैंने 10 डिग्री टेम्परेचर रेज कर दिया तो मैंने देखा मेरा रिएक्शन जो है वो पहले मेरे इतना जो है, अब इतने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इट मीन्स मेरा रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया 10 डिग्री रेज करने से। नो व्हाई इट हैपेंस, क्यों ऐसा हुआ? जब आपने टेम्परेचर रेज किया, आपके रिएक्टेंट्स, ये पहले तो विदाउट, जब आपने 10 डिग्री अभी नहीं बढ़ाया था, ठीक है, ये है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी, इतनी रिएक्टेंट्स को चाहिए, ठीक है। जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, कोलिजन्स फास्ट हो गए, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं आपस में कोलाइड करना शुरू हो गए, तो उससे क्या हुआ, इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ गए, तो जल्दी से वो इस स्टेज पे आ जाएंगे जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, तो अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे तो उसमें से कितनों ने इफेक्टिव कोलिजन्स शो करने हैं उनका चांस भी बढ़ जाएगा। तो हमने देखा कि अप्रोक्सीमेट 10 डिग्री बढ़ाने से हमारा रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। आंसर इन नटशेल व्हाट विल यू राइट, इट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, ठीक है। कैटालिस्ट जो है, आप कुछ कैटलिस्ट क्या हमेशा ही रिएक्शन रेट इंक्रीज करते हैं? नो, देयर आर सम कैटलिस्ट व्हिच डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये मेरा एक रिएक्शन है, ये विदाउट कैटलिस्ट है, ये मैंने कैटलिस्ट डाल दिया, मेरा रिएक्शन जो है वो फास्ट हो गया, ठीक है। ये विदाउट कैटलिस्ट और ये विद कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट ने क्या किया, कैटलिस्ट ने मेरे रेट ऑफ रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है, विद कैटलिस्ट क्या होगा, इट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी लेस रहेगी, रिएक्शन आपका उतना फास्ट रहेगा, ठीक है। तो ये तो मेरा जो रिएक्शन था, जो सब्सटेंस मैंने यूज किया था, उसने एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये बढ़ा दी, उसने कम कर दी, ठीक है। अब मैंने बोला कि सारे के सारे केमिकल्स जो है वो एज ए कैटलिस्ट एक्ट नहीं करते, कुछ कैटलिस्ट जो है इसने तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट कर दिया। सपोज मेरे पास कुछ ऐसा है, ये मेरा रिएक्शन था, मैंने उसके अंदर एक केमिकल डाला, उसने क्या किया, मेरा रिएक्शन ऐसे कर दिया। अब इससे क्या होगा, मेरी जो एक्टिवेशन एनर्जी है, इन दिस केस एक्टिवेशन एनर्जी जो है ज्यादा हो गई और जो रिएक्शन रेट है वो लेस हो गया। तो इस तरह के कैटलिस्ट को, जिस कैटलिस्ट ने ये काम किया है, इट इज कॉल्ड पॉइजन, क्योंकि उसने मेरा रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर दिया है बाय इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। इस तरह के कैटलिस्ट को हम क्या बोलते हैं, पॉइजन्स। तो जो हमारा रिएक्शन रेट इंक्रीज करते हैं बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, दे एक्ट एज कैटलिस्ट, और जो हमारा रिएक्शन रेट डिक्रीज कर देते हैं बाय इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, दे आर कॉल्ड पॉइजन्स। So this is all about the chemical kinetics. बहुत इजी वे से मैंने आपको ये करवाया है। आई होप अभी इसको पढ़ने के बाद कोई ये नहीं बोलेगा कि मुझे काइनेटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। इसको करके आप इजीली अपने मार्क्स 7 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। बट आपको सिर्फ एनसीईआरटी फोकस्ड रहना है, जो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उसमें अच्छी तरह से उसको आपने फॉलो करना है, और एनसीईआरटी के बियॉन्ड आपने कोई बुक नहीं पढ़नी है। क्लियर? तो अगर आप एनसीईआरटी पे फोकस रहते हो, डेफिनेटली यू विल गेट 90% मार्क्स, और डीपली स्टडी करते हो तो 99% भी आपके आ सकते हैं। Thank you for watching the video. If you like the video, then like, share and subscribe it.